आज का हमारा जो विषय है वो है मॉनिटरिंग इन एनेस्थीसिया। कि एनेस्थीसिया के अंदर ना पेशेंट को किस तरह से मॉनिटर किया जाता है। ठीक है। जब आप अपने किसी भी मरीज को ओटी के अंदर एनेस्थीसिया दिलवा देते हो, यानी कि जब आपके पेशेंट को ट्यूब डल गई, उसके बाद आपको अपने मरीज को मॉनिटर करना है। ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिकली क्लिनिकली कुछ चीजें देखनी होती हैं कि पेशेंट के उन चीजों के प्रति साइन और सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है। अगर आप किसी मरीज को मॉनिटर करोगे एनेस्थीसिया देने से पहले, ठीक है, एक तो होता है कि आपने पेशेंट को बेहोशी दे दी। ठीक है। आपने पेशेंट को बेहोशी दे दी, उसके बाद मरीज को मॉनिटर करना। एक होता है बेहोशी देने से पहले मरीज को मॉनिटर करना, उसको बोलते हैं क्लिनिकल मॉनिटरिंग। ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? क्लिनिकल मॉनिटरिंग। क्लिनिकल मॉनिटरिंग के अंदर आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले आप लोग देखते हो पेशेंट की पल्स। ठीक है। पेशेंट की स्किन, उसकी स्किन का कलर कैसा है। दूसरा आप लोग ये देखते हो कि उसकी आईज के नीचे रेडनेस है या नहीं है, जिससे आपको ये अंदाजा होता है कि उसका एचबी कितना हो सकता है। उसके नेल्स देखते हो, नेल से पता लगता है ना कि उसके बॉडी में एचबी का लेवल कितना है। दूसरा आप लोग क्या देखते हो? दूसरा आप देखते हो उसका यूरिन आउटपुट, उसका एक्सरे, उसका ईसीजी, उसका ब्लड प्रेशर, कहीं वो हाइपरटेंसिव तो नहीं है, कहीं वो हाइपोटेंसिव तो नहीं है। ठीक है। इस तरह की क्लिनिकल एग्जामिनेशन आप लोग करते हो किसी भी मरीज को बेहोशी देने से पहले। उसके एलएफटी, केएफटी, ये सारी चीजें आप नॉर्मली क्या करते हो? चेक करते हो। ठीक है। ये सब किसी भी मरीज को बेहोशी देने से पहले का जो प्रोसीजर है, इसमें इस तरह के बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। अगर इन टेस्ट में कोई फाइंडिंग्स किसी पेशेंट को आती है, ठीक है, मान लीजिए कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, उसको पहले ट्यूबरकुलोसिस हुई है, कोई सीओपीडी पेशेंट है, या किसी का एलएफटी बढ़ा हुआ है, या किडनी के टेस्ट बढ़े हुए हैं, तो फिर उन चीज़ों को ट्रीट किया जाता है। या फिर आपको पता लगे कि आपका पेशेंट डायबिटिक है। ठीक है। तो ये सब सब चीज़ें कब पता लगती हैं? जब आप क्लिनिकल टेस्टिंग पहले से कर लेते हो। बेहोशी से पहले इन सब चीज़ों की जांच की जाती है। ठीक है। जब आप अपने मरीज को कभी भी बेहोशी दे देते हो, तो उसके बाद आप करना होता है, आपको मॉनिटर के ऊपर आपने पेशेंट को बेहोशी दे दी, यानी कि आपने पेशेंट को एसपीओ2 लगाया हुआ है, बीपी लगाया हुआ है, ठीक है, ईटीसीओ2 लगा हुआ है आपका। ठीक है। तो मॉनिटर पे आपका एसपीओ2 भी शो कर रहा है, मॉनिटर पे आपका बीपी भी आ रहा है, मॉनिटर पे आपका ईटीसीओ2 भी आ रहा है। आपने पेशेंट को बेहोशी दे दी, पेशेंट आपका आपका कंप्लीट एनेस्थीसिया मशीन के ऊपर है। अब एसपीओ2 में आप लोग क्या देखते हो? एसपीओ2 किस प्रकार से मेजर की जाती है? पल्स ऑक्सीमीटर आप लोग लगाते हो, पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं आप लोग। पल्स ऑक्सीमीटर लगाने से क्या पता लगता है हमको? उसके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो ये कहता है पल्स ऑक्सीमीटर इज द मोस्ट बेसिक एंड मैंडेटरी मॉनिटर टू मेजर द ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आर्टियल ब्लड। ठीक है। इज कॉल्ड एसपीओ2। द प्रोब इज अप्लाइड ऑन द फिंगर। जो आप एसपीओ2 प्रोब, ठीक है, जो आप एसपीओ2 प्रोब किसी भी पेशेंट को लगाते हो, वो फिंगर के ऊपर अप्लाई करते हो। ठीक है। फिंगर के ऊपर आपने अप्लाई कर दिया तो वो आपको मेजर करके दे देगा कि उस पेशेंट का एसपीओ2 कितना है। ठीक है। अब एसपीओ2 की नॉर्मल वैल्यू कितने से कितने के बीच में मानी जाती है? 95 से 98 अगर आपका एसपीओ2 चल रहा है, तो वो आपके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बेसिकली मॉनिटर पे 100 शो करता है। अगर सेचुरेशन किसी कारण से 90 से नीचे जाता है, तो आपको उस कॉज को ढूंढने की जरूरत है। लेकिन कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिनकी वजह से पेशेंट ठीक होने के बावजूद भी
आपका SpO2 फॉल करता है, SpO2 एरर। वो कौन कौन से SpO2 एरर हो सकते हैं, आप मुझे बताओगे जरा? मैं बताता हूँ। एनीमिया, जब आपके मरीज को एनीमिया होता है तो उसका सेचुरेशन कम होता है ना, होता है ना। सेकंड है नेल पॉलिश, फीमेल जब नेल पेंट ला के आती है, अगर वो नेल पेंट नाखूनों से नहीं हटाया जाता है तो उस कारण से भी क्या है, आपके SpO2 में एरर। पहला कारण हो गया एनीमिया, दूसरा कारण हो गया नेल पेंट, तीसरा कारण हो गया सीवरिंग। शीवरिंग, SHIVERING। सीवरिंग का मतलब होता है सर्दी लगना, क्योंकि ओटी का टेम्परेचर ठंडा होता है। उससे क्या होता है, पेशेंट्स के फिंगर्स जो है बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। और जो भी बॉडी पार्ट ठंडा होगा, अगर उस पर आप SpO2 चेक करोगे तो वहां SpO2 कम भी आता है और देर में भी आता है, ठीक है। इसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ जाना, यानी कि वो अच्छी तरीके से सेंस ना कर रहा हो, ठीक है। ये हो गए आपके SpO2 को मॉनिटरिंग करने का तरीका और उसमें आने वाली एरर्स, ठीक है भाइयों, याद रखना ये चीजें। उसके बाद आता है, आपने रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग कर ली, उसके बाद आता है आपका बीपी, ठीक है। आप सेकंड में देखते हो पेशेंट का ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आप लोग देख रहे हो, तो हम ब्लड प्रेशर किसी भी पेशेंट का ओटी के अंदर कितने तरीके से देख सकते हैं? हाँ, दो तरीके कौन कौन से? हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर, कौन कौन से दो तरीके हैं? IBP और NIV। ये है इन्वेंसिव ब्लड प्रेशर और ये है नॉन इन्वेंसिव ब्लड प्रेशर। जो नॉन इन्वेंसिव ब्लड प्रेशर है उसको आप कैसे मेजर करते हो? नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है? आप क्या करते हो, बीपी कप लगाते हो, बीपी कप लगाते हो, बटन दबाते हो, पेशेंट को रीडिंग आती है, उसमें आपका सिस्टोलिक बीपी आता है और डायस्टोलिक आता है। उसके बाद में एक मीन बीपी भी होता है उसके अंदर, नीचे चल रहा होता है ना, क्यों मनीष? 130/90 लिखा हुआ है तो यहाँ मीन लिखा होता है 110। अगर किसी रीजन से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी फ्लैक्चुएट हो रहा है और उसका मीन बीपी सही चल रहा है, तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि या तो बीपी कप गलत बना हुआ है, या बीपी कप के ऊपर प्रेशर आ रहा है, या बीपी कप ठीक तरीके से बीपी को मेजर नहीं कर पा रहा है। तो आपको बीपी कप को दोबारा बांधना है। अगर उसके बाद भी बीपी में कुछ फ्लक्चुएशन आती है, तब उनको आपको ट्रीट करना है। ये तो है सिंपल सा तरीका, आपने बीपी कप लगाया, बीपी बांधा, उसके अंदर सिस्टोलिक डायस्टोलिक देखा और मीन बीपी, ये कार्डियक मॉनिटर के अंदर आता है। इसके बाद बात करते हैं आईबीपी की। आईबीपी हम कैसे चेक करते हैं? इन्वेंसिव ब्लड प्रेशर कैसे चेक कर देते हैं? इसके लिए हम आर्टरी के अंदर एक कैनुला डालते हैं, मोस्टली प्रेफर्ड करते हैं रेडियल आर्टरी, ठीक है। रेडियल आर्टरी के अंदर एक कैनुला डाला जाता है, रेडियल आर्टरी के अंदर कैनुला डाल के उसको डोम स्टैंड के थ्रू प्रेशर बैग में कनेक्ट करके आपके मॉनिटर से अटैच किया जाता है, और फिर आर्टीरियल लाइन को जीरो करके पेशेंट का बीपी कंटिन्यूअस मॉनिटर करते हैं। जब आप ये मॉनिटर, ये सारा सिस्टम लगाएंगे तब आपको ये चीजें प्रैक्टिकली समझ में आएंगे। उसके डेमो के लिए सामान होना चाहिए, नहीं मैं उसका डेमो भी करके दिखा दूंगा आपको। इसके अलावा आप क्या मॉनिटरिंग करते हैं पेशेंट में? सीवीपी, सीवीपी भी मॉनिटरिंग करते हैं ना। सीवीपी क्या होता है? सीवीपी होता है सेंट्रल
वीनस प्रेशर। सेंट्रल वीनस प्रेशर क्यों मापा जाता है? मेरे को कोई कारण बताएगा? सीवीपी इसलिए डाला जाता है किसी भी मरीज को, सबसे बड़ी बात, लॉन्ग सर्जरी। ठीक है, कोई सर्जरी आपको पहले से ही पता है बहुत लंबा चलनी है, तो ऐसी लंबी चलने वाली सर्जरी में हमेशा सीवीपी लाइन डाली जाती है। दूसरा, कोई मेजर सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह है, ठीक है, इन सब के अंदर सीवीपी लाइन डाली जाती है। दूसरा, ओपन हार्ट सर्जरी, जहां आपको ओपन हार्ट सर्जरी करनी है वहां पे भी आपको हर पेशेंट में सीवीपी लाइन डालनी है। तीसरा है फ्लूइड मैनेजमेंट इन शॉक। अगर आपके किसी पेशेंट को ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है या कोई शॉक है, तो फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए, फ्लूइड मैनेजमेंट इन शॉक, शॉक में फ्लूइड को मैनेजमेंट करने के लिए भी सीवीपी को डालते हैं। बस इतना ही समझना जरूरी है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ये सब चीजें प्रैक्टिकली सीखोगे, पर ये पता होना चाहिए सीवीपी क्यों डालते हैं। ठीक है, एस्पिरेशन ऑफ एयर इम्बोलिज्म, जब कहीं कोई क्लॉट किसी आपके ब्लड सर्कुलेशन में से घूमता हुआ आपके लंग्स के अंदर चला जाए और लंग्स के अंदर जाके किसी वेन में अटक जाए और वहां से आगे ब्लड सप्लाई को इफेक्ट कर दे, ऐसे ब्लड के क्लॉट्स को निकालने के लिए भी सीवीपी लाइन को डाला जाता है। ब्लड एस्पिरेट करते हैं, कैथ लैब के अंदर निकालते हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉट को एस्पिरेट करते हैं। आपको कोई न्यूट्रिएंट्स देना है, हेमेक्सिल देना है, स्टार्च देना है, अगर कोई ऐसे फ्लूइड देने हैं, ठीक है, उसके लिए वीनस एसेस, यानी आपको वेन्स को मॉनिटरिंग का, वेन्स के प्रेशर्स को भी मॉनिटर करना है, तब भी सीवीपी को डाला जाता है। तो सीवीपी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? सीवीपी की नॉर्मल वैल्यू किताब के हिसाब से होती है 10 से 12 एडल्ट में। नॉर्मल वैल्यू एडल्ट में कितनी है? नॉर्मल इन एडल्ट, सॉरी, 3 से 12, हाँ, 3 to 12। बुक ये कहती है कि 3 से 12 अगर सीवीपी की वैल्यू आ रही है तो वो नॉर्मल है। बच्चों के अंदर नॉर्मल मानी जाती है 3 से 6, और अगर सीवीपी 20 से ज्यादा हो जाए, 20 से मतलब सीवीपी का जो रेशो आता है मॉनिटर के ऊपर, यानी सीवीपी की वैल्यू आती है। जैसे आर्टेरियल बीपी से तुम्हें बीपी पता लगता है ना, ऐसे ही सीवीपी से तुम्हें एक ब्लू कलर की लाइन चलती रहेगी इस तरह से, ठीक है, ब्लू कलर सीवीपी लाइन को डोमिनेट करती है, और जो रेड लाइन होती है वो आर्टेरियल प्रेशर को, आईबीपी को, ठीक है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के लिए रेड लाइन वो रेड कलर की आती है और ये ब्लू कलर की आएगी। अगर ये लाइन चल रही है और यहाँ पे वैल्यू आ रही है, मतलब इसके सामने आ रही है 8, ठीक है, 6, 3, 10, ये इस तरह से वैल्यू आ रही है तो ये ठीक है। अगर ये वैल्यू किसी कारण से बढ़ जाती है, 20 तक पहुंच जाती है, 20 को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, मैंने देखी नहीं है भाई, पता नहीं, क्योंकि मैंने माइनस में इसकी वैल्यू कभी नहीं देखी, क्योंकि हम इसको जीरोइंग करके स्टार्ट करते हैं तो माइनस में इसकी वैल्यू कभी नहीं जाती है। मॉनिटर पे पहले इसको जीरो करना था, जीरो करने के बाद फिर ये अपनी वैल्यू दिखाती है। अगर सीवीपी बढ़ जाती है तो किस केस में आपको क्या क्या अंदाजा लगाना है कि सीवीपी क्यों बढ़ सकती है? सीवीपी बढ़ने का कारण है फ्लूइड ओवरलोडिंग, ठीक है, क्योंकि इसको हम फ्लूइड देने के लिए यूज कर रहे हैं ना। अगर किसी रीजन से हमने पेशेंट को फ्लूइड ज्यादा दे दिया है तो इसकी जो है नंबरिंग वो क्या है, वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरा, कार्डियक फेलियर, किसी भी कारण से कोई सर्जरी चल रही है, आपका कार्डियक फेलियर हो जाए, तब भी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद पी,
अगर आप पीप के साथ पॉजिटिव प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, तब भी इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। प्लूरल इफ्यूजन है, हीमोथोरैक्स है, इन कंडीशन में भी आपकी सीवीपी की वैल्यू बढ़ जाती है। सीवीपी डिक्रीज, सीवीपी कब कब कम होती है? सीवीपी कम होती है हाइपोवोलेमिक शॉक में, वीनोडाइलेटेशन में, स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में, और जनरल एनेस्थीसिया में भी सीवीपी की वैल्यू कभी कभी कम हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उससे आपकी वेसल्स जो है डायलेट हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी ये माना जाता है कि थोड़ी देर के लिए सीवीपी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सबसे जरूरी है जो आप लोगों के लिए, जो आपको मॉनिटर पर सबसे ज्यादा मेजर करना है, जिससे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगेंगी। मॉनिटर पे पूरा खेल ही उसी का है, क्योंकि हर पेशेंट को आप सीवी पे नहीं डाल सकते, हर पेशेंट को आप आर्टेरियल नहीं डालोगे, हर पेशेंट का बीपी, पल्स, ऑक्सीजन ये तो आपको मॉनिटर करना ही करना है। लेकिन एनेस्थीसिया के अंदर सबसे ज्यादा जो चीजें मॉनिटर करी जाती हैं, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या देखना है, मतलब बताओ? क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगता है, वो है EtCO2। इसको समझना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बीपी को आप इजीली समझ लोगे, ईसीजी को भी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी एनेस्थेटिक का काम है, लेकिन फिर भी आप ईसीजी के बीच में एक्टोपिक्स आ रहे हैं या अर्धनिया हो रहा है या हार्ट रेट बढ़ रही है, इन चीजों को आप इजीली देख सकते हो और बता सकते हो। लेकिन EtCO2 को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो कैप्नोग्राफ इससे बनता है ना, EtCO2 से, वो कैप्नोग्राफ आपको बहुत सारी चीजें दिखाता है। जब आप पेशेंट को इंट्यूबेट कर देते हो ना, ये जो ग्राफ बन रहा है ना, ये ग्राफ बहुत सारी चीजें दर्शाएगा, इसको बोला जाता है कैप्नोग्राफ। ये क्या है? कैप्नोग्राफ। मॉनिटर के ऊपर ये ग्राफ आने से आपको किन किन चीजों के बारे में पता लगेगा? सबसे पहले आपको ये पता लगेगा कि जो आपने ट्यूब अपने मरीज को डाली है, आपने पेशेंट को ट्यूब डाली, अगर आपके ट्यूब डालने के बाद मॉनिटर के ऊपर ये ग्राफ आ जाता है, तो इसका मतलब है कि प्रॉपर इंट्यूबेशन। सबसे पहला साइन तो इसका ये है कि ट्यूब डाली, सर्किट से कनेक्ट कर दी, प्रॉपर इंट्यूबेशन फर्स्ट, इससे ये पता लगेगा कि आपने इसको लगा दिया, पेशेंट को आपकी ट्यूब सही जगह पे है। ठीक है, इट इज द कंटिन्यूअस मेजरमेंट ऑफ एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड गैस along with its वेव फॉर्म, यानी कि ये आपके CO2 की मात्रा को भी बताता रहेगा विद डायग्राम। ठीक है, जो EtCO2 की नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 30 to 40, लेकिन आजकल नॉर्मल नॉर्मल वैल्यू 32 to 42 भी माना जाता है, 30 to 40 भी, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। EtCO2 की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 30 से 40 भी बोल सकते हो, 32 से 40 भी। ठीक है, अब कैप्नोग्राफ क्या है? कैप्नोग्राफ एक इस तरह का ग्राफ है जिसके अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को, यानी कि उसकी मात्रा को, मॉनिटर पे CO2 की मात्रा अगर चल रही है 26, 28, 24, 30, 38, तो क्या है, आप लोग इसको कंटिन्यूसली देख रहे हो कि CO2 की मात्रा कितनी है। अगर ये CO2 की मात्रा किसी भी कारण से या तो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? ठीक है, मान के चलते हैं कि CO2 का लेवल आपके मॉनिटर पे 0 हो गया, हो सकता है ना ऐसा? हो सकता है ना? ये EtCO2 एक सम से आपके साथ मॉनिटर पे अचानक से 0 हो गया, या आपने पेशेंट को ट्यूब डाली तो उसमें EtCO2 आया ही नहीं, वहां पे EtCO2 की जो वैल्यू है मॉनिटर पे, जो
ये मॉनिटर के ऊपर जो ये वेव फॉर्म बना हुआ है वहां पे जो ये चल रहा है ऐसे आना चाहिए। वहां इसकी 0 जो 24 10 जो आ रही है अगर किसी कारण 0 हो जाती है और ये वेव फॉर्म गायब हो जाता है, आता ही नहीं है, तो आप इससे क्या मतलब निकालोगे? अगर EtCO2 0 हो जाती है तो इसका क्या मतलब निकलेगा? सबसे पहला मतलब है इसका ईसोफेजियल इंट्यूबेशन, यानी कि आपने ट्यूब ट्रैकिया में डाली ही नहीं, क्योंकि अगर ट्रैकिया में ट्यूब जाती तो EtCO2 ग्राफ आता ना। ठीक है, अब ये माना कि तुमने ट्यूब डाली थी, पहले पहले सही आया था, आपने ट्यूब डाल दी और आपने केस शुरू करा दिया, आप सब अपने काम में लगे हुए, इमरजेंसी एक्सट्यूबेशन, वो कैसे कैसे होगा? कि- या एक्सीडेंटली, इमरजेंसी के अलावा एक्सीडेंटली ज्यादा अच्छा है। अगर दुर्घटनावश एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली किसी से गलती से ट्यूब खिंच गई, पॉसिबल है ना? एक्सीडेंटली एक्सट्यूबेशन पॉसिबल है, काम करते वक्त ट्यूब खिंच सकती है ना। तीसरा, सर्किट सर्किट डिस्कनेक्ट, सर्किट डिस्कनेक्ट हो सकता है, ब्रीथिंग सर्किट है, कॉमन सी बात है, जहां से ट्यूब कनेक्ट है हट सकती है ना। अगर मॉनिटर पे CO2 की वैल्यू 0 आती है तो ये कॉम्प्लिकेशन आपके दिमाग में एक साथ आ जानी चाहिए कि या तो हम ट्यूब डाल रहे हैं वो सही जगह ट्यूब नहीं गई है, हमने ट्यूब सही जगह डाल दी थी, पहले EtCO2 आ गया था, अब किसी कारण से ट्यूब निकल सकती है, सर्किट डिस्कनेक्ट हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है? वेंटिलेटर भी तो फेलियर हो सकता है, वेंटिलेटर फेलियर हो सकता है, पक्की बात है ना? वो कैसे पता लगेगा? हैं? मेरे साथ घटना हुई थी वेंटिलेटर फेलियर की, ठीक है, वेंटिलेटर फेलियर की नहीं हुई थी, डिस्कनेक्ट की हुई थी। हाँ, इसमें अलार्म होते हैं, वो आपको अलार्म देते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, पॉसिबल है ना? पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है ना, सडन सर्जरी चल रही है, कुछ भी हो सकता है, जब सांस नहीं लेगा तो CO2 कहाँ से आएगी? तो सर मैकेनिकल वेंटिलेशन तो चल रहा है, CO2 तो आनी चाहिए, पर ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है सर? क्योंकि ब्लड तो कैरी करता है ऑक्सीजन को, जब हार्ट पंप ही नहीं करेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ से होगा? और जब ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं होगा तो फिर वैल्यू किसकी आएगी? किसी की भी नहीं आएगी। क्यों? सही बात है ना? ठीक है, अब इसमें एक दूसरा फेज आता है, जहां नहीं समझना हो वहां बता देना, वहीं रुक जाएंगे, किसी को समझना जरूरी है। अगर EtCO2 किसी भी कारण से डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज का मतलब अभी आपका EtCO2 यहाँ 36 चल रहा था और अब 18 हो गया या 15 हो गया, EtCO2 अगर किसी कारण से डिक्रीज होता है तो उनके लिए सबसे पहले आपके दिमाग में कौन कौन सी चीज आनी चाहिए? बताओ। हाइपोथर्मिया, हाइपरवेंटिलेशन, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या कभी कभी आपको जो जीरोइंग लेवल है ना EtCO2 का, वो आपको बीच बीच में दोबारा करना पड़ जाता है, ठीक है। हाइपरवेंटिलेशन और हाइपोथर्मिया मेन कॉज है आपके CO2 के डिक्रीज होने का। हाइपरवेंटिलेशन में क्या है? हाइपरवेंटिलेशन क्या है? हाइपरवेंटिलेशन क्या है मनीष? यानी कि
आपका जो पेशेंट का नॉर्मल आपने जो मॉनिटरिंग पर रेशो रेस्पिरेशन रेट रेट का जो रेशो है आरआर जो है वो बढ़ा के 26 कर दिया, 24 कर दिया। जब आप रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देते हो तो CO2 को निकलने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता ना। तो रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो उससे क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन की वजह से आपका जो CO2 बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर EtCO2 बढ़ जाए, क्या हो गया क्यों हंस रहे हो? अगर इसके बाद EtCO2 बढ़ जाए तो क्या होता है? मनीष पहले बता रखा है ना, आपको भी बताया हुआ है। अगर EtCO2 बढ़ जाए तो क्या होगा, क्या क्या कारण है EtCO2 बढ़ने के? अभी जिन जिन के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी ना वो बताएंगे। हाँ, EtCO2 बढ़ने के कौन कौन से कारण है बताओ। पहले बताया है ना ये। EtCO2 बढ़ने के कारण बताइए क्या क्या है। सोडा लाइम का खराब हो जाना, सोडा लाइम का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। और डिक्रीज वेंटिलेशन, फीवर, और और बताओ। और बताओ। क्या? नहीं, EtCO2 बढ़ने का और कोई कारण हो सकता है, मेरे को ये बताओ, मैं वो पूछ रहा हूँ, पहले उसकी बात बाद में करेंगे। हाँ क्या है, EtCO2 बढ़ने का कोई और कारण है मनीष इधर? आपने बता दिया फीवर हो गया, ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन हो गया, सोडा लाइम एग्जॉस्ट हो गया, वो CO2 एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इसके अलावा कोई और कारण है? मसल रिलैक्स का इफेक्ट डाउन हो रहा है, पेशेंट बेहोशी में चल रहा है ना, अगर उसका मसल रिलैक्सेंट का इफेक्ट खत्म होगा धीरे धीरे तो तब ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा, होगा नहीं होगा? तो उस टाइम क्या होगा, CO2 बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? साथ में क्या बढ़ेगा, साथ में क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? फिर ये इसमें नहीं लिखा हुआ। उसके बाद और कुछ भी हो सकता है। हम्म। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके, क्या हुआ, अगर आपके मॉनिटर पे इस तरह से ग्राफ चल रहा है, ये कौन सा ग्राफ है, EtCO2 का, तो बोलेंगे क्या मेडिकल टर्म में? क्या है ये, क्या बोलेंगे इसको, किताब में नहीं है। हाँ सही कर रहा है, बता बता। नॉर्मल स्पॉन्टेनियस वेव फॉर्म, EtCO2।
कौन सा वेव फॉर्म है? जब पेशेंट को बेहोश करते हो उससे पहले पेशेंट को सांस लेने के लिए बोलते हो तो इस तरह से वेव फॉर्म आता है ना मास्क के थ्रू। ठीक है, और कुछ? जब CO2 बढ़ता है तो एक खास बात याद रखना, जो आपका ये ग्राफ होता है ना, ये भी वैल्यू से ऊपर चला जाता है। ठीक है, और जब CO2 डाउन होता है तो ग्राफ भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और एक चीज, अगर सब कुछ मॉनिटरिंग सही चल रही है और ये सडन एक साथ मॉनिटरिंग चला जाए तो ऐसे, तो क्या है? उन चीजों के अलावा भी क्या देखना होता है कि ये देखना होता है कहीं, हाँ, EtCO2 की जो जीरो करने का मॉनिटर के ऊपर जो फंक्शन है, उसका जो प्रो EtCO2 की जो लाइन होती है मेल टू मेल, उसको निकाल के कहीं उसके अंदर मॉइस्चर तो नहीं चला गया है, क्योंकि उसके लिए HME फिल्टर लगा होता है। उसके बावजूद भी अगर मॉइस्चर चला जाता है, जब HME फिल्टर चेंज नहीं करते हैं तब उस लाइन को चेंज करना होता है, इसको दोबारा से जीरो करना होता है EtCO2 को। तो ये भी चेक करना है कि उसकी जीरो लाइनिंग तो खराब नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए इसको क्या करना है, हमें जीरो करना है। ठीक है, और बताओ।